जैसे ही टूथपेस्ट अपना यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद माउथ वॉश भी यूज़ करते हैं, वो कहाँ तक सही है? तो माउथ वॉश बिल्कुल भी सही नहीं है। कि आपको अपना टूथपेस्ट जो होता है वो रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। आप लोग थोड़ा संभल के एंडोर्समेंट एड्स को देखिए और उनको यूज़ कीजिए। जी। हम सुपारी को तो जानते ही कि हानिकारक हाँ। है, पर सौंफ, इलायची, लौंग ये भी कम हानिकारक नहीं है हमारे मुंह के लिए। ये तो सिर्फ नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो ये भी नहीं खानी है? मसूड़े में अगर खून आना शुरू हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस फेज हो जाएगी। कि कहीं हाँ, जाना है और बस स्प्रे कर लिया अपने माउथ में और एकदम फ्रेश हो गया, फ्रेश ब्रीद हो गई, तो करेक्ट। तो किसी भी चीज़ की अति हम सब जानते हैं खराब है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हाँ जी। देन एशिया के नाम पे। जी, जी। तो उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहेंगे तो? हम उस बीड़े को लेके चल रहे हैं सालों से कि हमें इस मध्य प्रदेश को तंबाकू मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है। क्या कारण होता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारी इस भारत देश में विमेन का परसेंटेज ज़्यादा है OSMF के केसेस में। अपने मिथ है कि दांत पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन मैं इस मिथ को आज दूर करने आई हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष कुछ अच्छा कार्य कर रहे लोगों को लाने का प्रयास करते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने अनुभवों से, अपने विचारों से सिखाने का प्रयास कर रहे हों। तो आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। जैसा कि आपका प्रोफेशन है वैसी ही आपकी स्माइल है और इसको देख के कोई भी बोल सकता है कि आप एक डेंटिस्ट हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो मतलब डॉक्टर बनना है और मुझे डेंटिस्ट ही बनना है? ओके, सो ये एक लंबी कहानी है। जी बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने कहा बचपन में, यस, सो माय पेरेंट्स, मतलब मेरे परिवार में मेरे माता पिता को ये ज़रूर लगता रहा कि पहली संतान होने के नाते हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं। जी। और वो जो बीज था वो बचपन से ही आ गया था कि डॉक्टर ही बनना है। डेंटिस्ट की बात करूँ तो जैसा कि हम समझते हैं कि अभी भी लोग भारत देश में मानते हैं कि MBBS एक बड़ा डॉक्टर है। लेकिन मैं इस मिथ को आज दूर करने आई हूँ कि हम सबको ये समझना पड़ेगा जैसे कि भारत के अलावा देशों में डेंटिस्ट्री की पहुंच बहुत ज़्यादा है। नाम, काम और पहचान के साथ ही साथ हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो है पैसा। सो इसमें तीनों ही चीज़ें हैं। उसी चीज़ को अगर मैं देखूं तो मैंने जिस दिन से अपनी डेंटिस्ट्री शुरू करी है, मैंने इसमें ये सारी चीज़ें जीती, ये कमाई और मानी है कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं। और बचपन से जो बीज रोपा गया वो एकदम बढ़िया सा फल देता हुआ वृक्ष हो चुका है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपसे बातचीत की और मैंने सुना भी है, भोपाल में आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सो हमने जब अपनी चेन चालू करी थी, क्योंकि हमारा डेनिशा के नाम से सेंटर हमने 2011 में शुरू किया। 2011 से लेके आज 2026 आ गया है। इतने समय में हमारे 8 सेंटर भोपाल में हैं। इन सेंटरों को शुरू करने का उद्देश्य वही था कि कैसे हम इस भोपाल या मध्य प्रदेश के लोगों तक अपनी डेंटिस्ट्री को पहुंचा सकें। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं हैं। आज हम भारत के हर कोने, और भारत के अलावा मैं कहूँ तो मेरे पास विदेशों से कई पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे हर एक सेंटर पे अलग अलग विधाओं के सारे डॉक्टर हर समय मौजूद होते हैं। साथ ही हर तरह की टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे मौजूद है, जिससे पेशेंट कहीं का भी हो वो आएगा तो उसका हर प्रकार का इलाज संभव होता है। तो डेनिशा भोपाल में अगर मैं बात करूँ सबसे पास में, तो MP नगर से लेकर न्यू मार्केट तक, रत्नागिरी तक। अगर हम बावड़िया कला देखें, जिसको हम अपोलो सेज जानते हैं, वहाँ पे डेनिशा का सेंटर है अपोलो डेंटल के साथ। नर्मदापुरम पे सेंटर है, इंद्रपुरी पे सेंटर है, भानपुर पे सेंटर है। तो ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे हम हमारी टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपने पूरे भोपाल की स्माइल को अच्छा करने का बिल्कुल अब जिम्मेदारी ले ली है कि मैं वो करके ही रहूँगी। कोशिश में लगे हुए हैं। इतने सालों में मेरी और मेरे हस्बैंड की यही कोशिश रही है कि हर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमको ज़रूरत क्या है हमारे दांतों की। बिना उसके ना तो हमारा पाचन अच्छा होगा, ना ही हमारे चेहरे की चमक अच्छी होगी। तो उन दोनों चीज़ों के लिए अगर हमें सबसे अच्छा चाहिए तो वो दांत चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि खूबसूरती के लिए दांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डाइजेशन के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। तो हेल्दी भी रहना और ब्यूटीफुल भी रहना है तो आपको डेंटिस्ट के पास तो ज़रूर जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, डेन एशिया के नाम पे। तो उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहेंगी तो?
सो हमारा जो डेंटल प्रोफेशन है उसमें हमने एक स्टार्टिंग से एक लक्ष्य बनाया था कि हमारे मध्य प्रदेश गढ़ है तंबाकू का, जहाँ पे तंबाकू के कारण बहुत मौतें होती हैं और उसकी तरफ ध्यान ज़रूर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आम जन को ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। और हमारे पास इतने सालों में कई मरीज़ आते हैं जो उस अवस्था में आते हैं जब वो तंबाकू की चपेट में आने के बाद उनको कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर की वजह से उनका पूरा गाल जबड़ा सब खराब हो जाता है और वो निकलवाना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों को हमने देखा, उनको हमने सलाह दी कि आप अच्छे अस्पताल में जाइए। कुछ के पास फाइनेंशियल इश्यूज थे तो गवर्नमेंट में गए वो। ये सब देखते हुए हम उस बीड़े को लेके चल रहे हैं सालों से कि हमें इस मध्य प्रदेश को तंबाकू मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है। और उसके लिए पिछले साल हमने मुक्त अभियान चलाया था। मुक्त का माध्यम ये था कि हम मध्य प्रदेश के हर जन को जागरूक करें कि कैसे आप तंबाकू को छोड़ेंगे, और उसके लिए हमने शपथ दिलाई थी। हमारे सारे जिला चिकित्सालय, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश की, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब उस बीड़े को साथ में उठाने के लिए एकजुट हो गए थे। और पिछले साल 23 मई को हमारे डेनेशिया के नाम पर बहुत सारी लोगों के सामने, हमारे डिप्यूटी सीएम्स के सामने हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही मंच पे बनाए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने ऐसा सुना है कि आप एक एनजीओ भी रन करते हैं, तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो। जी, देखिए 15 साल मुझे डेंटिस्ट्री करते हो गए हैं। इस समय में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, डॉक्टर्स रहे, पेशेंट्स रहे। हमें एक चीज़ बहुत खटकती है, वो खटकती इसलिए है क्योंकि जब हम देखते हैं कई ऐसे तबका आता है हमारे पास जिनके पास वो सक्षम नहीं है पूरा इलाज कराने के। जी बिल्कुल। हम एक आम जन की बात करेंगे जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पर खाना तो उसे दांतों से ही है। सो दांत ही नहीं होंगे या दांत खराब हो जाएंगे, दर्द में रहेंगे, तो वो कैसे अपना इलाज कराएं, क्योंकि डेंटिस्ट्री में मशीनें महंगी है, इसलिए वो इलाज कहीं ना कहीं हम जब देर से आते हैं तो महंगा पड़ता है। अगर हम समय रहते आएंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा, पर जागरूकता की कमी की वजह से लोग उस समय आते हैं जब उन्हें दांत में दर्द होता है, तो तब तक वो देर हो चुकी होती, या तो उन्हें दांत निकलवाना पड़ता है या फिर इलाज कराने पड़ते हैं। उस अवस्था में आम जन के लिए वो करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा एनजीओ जो ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन है, वो हर उस बीपीएल पर्सन को, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कार्ड धारक हैं या जो आयुष्मान के कार्ड धारक हैं, उन लोगों के लिए एक सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अगर वो अपने कार्ड लेके आते हैं तो जो भी इलाज किसी भी एक अमाउंट में हो रहा है, उससे निम्नतर दरों पर वो इलाज हमारे भोपाल शहर में मीनाल में हमारा एक अस्पताल है जो कि सारी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, लेकिन वहाँ पे अगर वो आते हैं उस कार्ड को लेके तो हम उनको निम्नतर दरों पे दांतों का इलाज करके दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है ये तो। मतलब आपने अपने प्रोफेशन को ही सोशल वर्क बना लिया, इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। मैं जैसे आप डेंटिस्ट हैं तो मैं आपसे कुछ ये भी चीज़ें पूछना चाहूँगी। जैसे हमारे दांतों में बहुत सेंसेशन शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत पहले होता है, कुछ लोगों को एक सर्टेन एज के बाद शुरू होता है, तो उसका क्या मुख्य कारण होता है? देखिए, सेंसेशन मतलब हमारे दांतों में सेंसिटिविटी। अब ये कब हो रही है, या तो हमें किसी ऐसी चीज़ को हम खा रहे हैं जिसमें एसिड है, या हम ऐसी ड्रिंक कर रहे हैं जिसमें एसिड है। सो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं वो एसिडिक होती है। साथ में अगर हम एसिड के बढ़ाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी कब हो रही है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, मतलब हमारी हेल्थ को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस कारण से। और तीसरा कारण होता है हमारा एग्रेसिव ब्रश करना, यानी अगर हम बहुत तेज रगड़ के अपने दांतों को साफ कर रहे हैं तो भी हमें सेंसिटिविटी होता है। तो 3 मुख्य कारण हैं। अगर एसिड किसी भी रूप में आएगा तो दांतों के एनामल को क्षय करेगा, हमें सेंसिटिविटी होगी, हमारे दांतों को ठंडा या गर्म लगना शुरू होगा। फिर हमारे पास आजकल बहुत सारे एंडोर्समेंट्स एड्स आते हैं जिनको हम बहुत जल्दी उपयोग करने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये टूथपेस्ट या ये ब्रश या ये माउथ वॉश ये सब बहुत अच्छे हैं। सो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा संभल के एंडोर्समेंट्स एड्स को देखिए और उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि हर टूथपेस्ट जिसमें बताया जा रहा है कि सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा, उसका लंबे समय तक उपयोग करना सही नहीं है। तो मतलब जैसा मैंने कहीं पढ़ा था तो वहाँ था कि आपको अपना टूथपेस्ट जो होता है वो रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, तो ऐसा ये करना सही होता है? सही होता है।
बिल्कुल होता है। और हम आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हम जैसे ही टूथपेस्ट अपना यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद माउथ वॉश भी यूज़ करते हैं, वो कहाँ तक सही है? ओके, सो मेरी ओपिनियन में तो माउथ वॉश बिल्कुल भी सही नहीं है। Okay. माउथ वॉश का उपयोग कब करना चाहिए? देखिए, आइडियली हमारे दांतों के लिए बने हैं ब्रश और जी। पेस्ट। माउथ वॉश उन लोगों को करना चाहिए या तो किसी डॉक्टर की सलाह पे, या उनको किसी कारणवश, क्योंकि माउथ वॉश के अपने कंटेंट होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार के लोगों को किस समय में कौन सा माउथ वॉश करना है, ये डॉक्टर सही सलाह दे सकता है। तो जैसे अगर आपके दांतों में कोई कैविटी हुई है या आप बेड रिडन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कभी आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपको कंप्लीट बेड रिडन दिया, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस समय माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पे आप ब्रश करने का टाइम ड्यूरेशन ऑफिस से निकले हैं नहीं है, आप माउथ वॉश कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप रोज़ ही हर समय माउथ वॉश रोज़ करें। यूज़ करने के लिए नहीं है। जब डॉक्टर आपको सलाह दे आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है तो वो एक अलग माउथ वॉश एडवाइस करेगा। जब आपको, क्योंकि मार्केट में ऑयल बेस्ड माउथ वॉश होते हैं हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़े के लिए, सो हमें समझना है कि हमारे पास जो मेडिकेटेड माउथ वॉश है क्या वाकई हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि आज के स्मार्ट युग में जब हमारे हाथ में फ़ोन है तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, पर सारा ज्ञान लेना है ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब रेगुलर जो लोग माउथ वॉश यूज़ करते हैं उन्हें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। यस, माउथ वॉश इंक्लूडिंग मैं बोलूँगी कि आपने देखा होगा स्प्रे मिलते हैं आजकल। हाँ, बहुत ज़्यादा वो आजकल लोग यूज़ करते हैं कि कहीं जाना है और बस स्प्रे कर लिया अपने माउथ में और एकदम फ्रेश हो गया, फ्रेश ब्रीथ हो गई। तो करेक्ट। सो आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो हम सौंफ, सुपारी, हम सुपारी को तो जानते हैं कि हानिकारक है, पर सौंफ, इलायची, लौंग ये भी कम हानिकारक नहीं है हमारे मुंह के लिए। तो मतलब ये तो सिर्फ नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो ये भी नहीं खानी है हमको। सो किसी भी चीज़ की अति हम सब जानते हैं खराब है। कभी कभी कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो वो आपके दांत, मसूड़े किसी को भी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ज़्यादा किया कि मैं रेगुलर सौंफ ही लेने लगूँ, आपको ये बात नहीं पता होगी, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी इस भारत देश में विमेन का परसेंटेज ज़्यादा है OSMF के केसेस में। OSMF एक प्रकार का प्री कैंसरस लीजन होता है जिसमें लोग सौंफ, सुपारी या कोई भी चीज़ को दबा के रखेंगे तो गाल में पूरा सूखने लगता है गाल। तो ये विमेन का प्रतिशत ज़्यादा है कंपेयर टू मेल। सो अब विमेन हम सब जानते हैं कि टबैको इतना कंजम्पशन नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इससे भी हम कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं। मतलब आज इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं जो मुझे लगता था ये तो बहुत रेगुलर है। अरे सौंफ खा लेते हैं, खाने के बाद हम खाते ही हैं, वो भी एक तरह का माउथ फ्रेशनर है। कुछ समय अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, बिकॉज बने हैं तो चीज़ें खाने के लिए बनी है। हर चीज़ का अपना पॉजिटिव पॉइंट भी है, पर ध्यान रख के खाइए, हर चीज़ की अति मत कीजिए कि रेगुलर डाइट में लेना ही है, ऐसा नहीं है। जैसे ब्लीडिंग गम का आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन प्रॉब्लम हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो लेकिन मैंने देखा बच्चों को भी होता है, पहले तो बड़ों को ही होता था, बच्चों को भी होता है। इसका मेजर मतलब क्या कारण होता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ओके, सो हमारी उम्र के साथ हमारे मसूड़े में सूजन आ सकती है। जैसे कि अगर हम प्यूबर्टी एज में होते हैं, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, कॉमनली देखा जाता है प्यूबर्टी एज में आपके मसूड़े में सूजन आएगी, उस समय में ब्लीडिंग ऑन गम्स होता है। फिर हम आते हैं हमारी हार्मोनल चेंजेस जब सेकंड स्टेज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस समय में हमको ब्लीडिंग ऑन गम्स हो सकता है। तीसरा आता है जब हम मेनोपॉजल स्टेज में आते हैं, उस समय में ब्लीडिंग ऑन गम्स हो सकता है। इनके अलावा अगर मैं फीमेल के अलावा बात करूँ तो ये कॉमन क्यों हो सकता है, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, हमारे मसूड़े में जो दांत के ऊपर पहले टार्टर जमा होगा, फिर धीरे धीरे आके कैलकुलस हो जाएगा, और हमें जब खून निकलना शुरू होता है तो वो इंडिकेशन होता है कि मसूड़े थोड़े थोड़े ख़राब ज़्यादा हो रहे हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि घर की बहुत होम रेमेडी लोग यूज़ करते हैं कि ये कर लीजिएगा या वो कर लीजिएगा। सो मेरी सलाह है कि आप अच्छे एक डेंटिस्ट से मिलिए जिस समय ये इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि मसूड़े में खून आना हमारे मसूड़े को ताउम्र ख़राब करने के इंडिकेशंस होते हैं। मसूड़े में अगर खून आना शुरू हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस फेज़ हो जाएगी। जैसा मैंने 3 अवस्थाएं बताई आपको, इनको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर आपके मसूड़े में खून आया है तो वो या तो हार्श ब्रशिंग से आ सकता है, यानी हम तेज तेज ब्रश कर रहे हैं, मसूड़े में लग गई है, आपकी ब्रश के ब्रिसल्स कड़क हैं, जो कि मैं सलाह देती हूँ कि सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज़ कीजिए, या फिर आप अपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
ओके। इन तीनों में अगर आप कर रहे हैं तो आप ठीक कीजिए, अदरवाइज मसूड़े की जो बीमारी है वो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मांगती है। कोई डेंटिस्ट उसको प्रॉपरली 100% ठीक नहीं कर सकता। मतलब वो 100% क्योरेबल नहीं है अगर एक बार आने हाँ, लग गया मतलब तो। आप जैसे हम दांतों में रूट कैनाल कराते हैं, हाँ। सो डॉक्टर बोलते हैं नाउ यू आर फाइन, अब आपको जी। चिंता करने की आवश्यकता जी। नहीं है। लेकिन मसूड़े में अगर बीमारी आती है, एक अच्छा डॉक्टर आपको ज़रूर बताएगा कि देखो अब ध्यान रखो, ओके। हल्का गुनगुना पानी गर्म करो, उसमें नमक डालो, उससे कुल्ले करो, ओके। उससे जितना बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम होती रहेगी। सो दीज आर दी टिप्स। वो डॉक्टर अगर अच्छा होगा तो आपको ज़रूर देगा और कहेगा कि आप उसको अब एवरी 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर में आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्लीनिंग कराइए, बिकॉज नाउ इट्स अ टाइम कि मसूड़े अब थोड़े ख़राब हो गए हैं। और अगर हम मिडिल एज में आ गए हैं, जब हम हमारे दांतों, क्योंकि मसूड़े अगर कमज़ोर है वो हमारा बेस है, हाँ। उसी पे दांत खड़े हैं, उसी के अंदर हड्डियां हैं जहाँ से दांत को पकड़ा हुआ है। सो अगर मसूड़े खराब हो जाएंगे तो हमारे हड्डी के वजह से दांत हिलना शुरू हो जाएगा। ओके। और कई बार हमने ये देखा है कि हमारे पास 35 की उम्र में भी फीमेल्स आई हैं जिनका हमने फुल माउथ रिहैब किया है, मतलब उनके सारे दांत बिकॉज ऑफ पायरिया हमें निकालने पड़े हैं और हमने उनको नए इम्प्लांट लगा के उनके नए दांत लगाए हैं। यस, फीमेल मेल, इस मिडिल एज की बात कर रही हूँ जिसमें 35 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। सो पायरिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके दांत पूरी तरीके से हिलकर गिर सकते हैं। आप खाना नहीं चबा सकते, आप खा नहीं सकते, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, भारत देश के अलावा अगर विदेशों में पायरिया होता है तो वहाँ डॉक्टर तुरंत दांत निकाल कर इम्प्लांट लगवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, दैट मेंटेनेंस फेज, बिकॉज उनकी फूड हैबिट्स बहुत ख़राब है। सो हमारे भारत देश में तो हमारे पास होम रेमेडीज़ होती हैं, हम अगर थोड़ा ध्यान दे पाते हैं तो हम अपनी मसूड़े की केयर कर सकते हैं। ओके। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है आजकल, एक टाइम के बाद, जैसे आपने सुबह ब्रश किया 2-4 घंटे बाद आपके मुंह से एक स्मेल आने लगती है, उसका क्या रीज़न होता है? ओके, सो स्मेल कब आएगी? जब दांतों पे कुछ जमा होगा। तो 2 वजह हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि हमने दांतों की सफाई कराई नहीं, इस डर में कि लोग कहते हैं कि आपके दांत हिलने लगेंगे, पतले हो जाएंगे। सो ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हम भारत में 6 राज्यों में पहला ऐसा डेंटल हॉस्पिटल है जिसने एक ऐसी मशीन लेके आया है जिसको कहते हैं GBT, गाइडेड बायोफिल्म थेरेपी। ये मशीन क्या करती है, पहले जो दांतों पे सफाई करने की मशीन होती थी उसमें दांतों को टच किया जाता था, इस मशीन को दूर से रख के लेज़र बीम के द्वारा दांतों को साफ कर दिया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी से जो लोग डरते थे कि हमारे दांतों को घिसना पड़ेगा, पतले हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, वो सारे डर खत्म हो गए। सो GBT के माध्यम से आप अपने दांतों को साफ करवा सकते हैं। आपके दांतों में किसी भी प्रकार की गंदगी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज दांत आपके वैसे ही रहते हैं। ये तो आपने मतलब बहुत एक नई और अच्छी बात बताई है कि बिना टच के अगर दांत साफ हो जाए तो फिर ये जितने मिथ है कि दांत पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ये सब लोगों के दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है एक बार तो सफाई अगर आपको ऐसा लग रहा है तो करानी ही चाहिए शायद। कन डेंटल एसोसिएशन, जो कि हमारे यहाँ आइडियली डेंटिस्ट्री में रिकमेंडेड है, वो कहता है कि हर 6 महीने में दांतों की सफाई कराइए। अच्छा। और इंडियन डेंटल एसोसिएशन कहता है कि 6 महीने नहीं तो 1 साल में तो आप कराइए। यानी आप किसी भी एज में अपने दांतों की सफाई करा सकते हैं, चाहे आप अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से कराएं या फिर आप GBT से कराएं। नॉर्मल लोग कहते हैं कि दांतों को बिल्कुल टच नहीं कराना चाहिए, तो ये बहुत मिथ है जो पुराने अब टूट रहे हैं आज मेरे आपसे बात करने के बाद कि क्या रीजंस होते हैं। वरना तो हम उन चीज़ों को लेके हमें लगता है ये तो माइनर सी बात है, क्या हो गया अगर थोड़ी स्मेल आ रही है तो, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंडिकेशन भी है कि कहीं ना कहीं कुछ खराब हो रहा है जो आपको ठीक कराने की ज़रूरत है। आपने सवाल किया था कि मुंह में बदबू, तो दूसरा कारण होता है हमारे दांतों में अगर कोई कैविटी हो जाती है। सो कैविटी को हम अगर छोड़ेंगे तो उसमें खाना जाएगा, खाना खराब होगा, सड़ेगा, उसकी वजह से भी बदबू आती है। सो समय रहते अगर हमारे दांतों में छोटी सी कैविटी हुई है, उसको ध्यान रखते हुए अगर ऊपर की लेयर तक है तो उसको फिलिंग कराइए, अगर डीप तक चली गई है तो बिना डरे रूट कैनाल कराइए, क्योंकि पहले के रूट कैनाल और अब के रूट कैनाल में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। अब लेज़र द्वारा रूट कैनाल होता है, पहले मल्टीपल सिटिंग्स में रूट कैनाल होते थे। जिन लोगों को भी अनुभव है उनके लिए कभी कभी थोड़े से डरावने अनुभव भी होते हैं और वो इससे डरते हैं कि रूट कैनाल बहुत समय लेता है, काफी पेनफुल भी। हाँ, लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा है, बट पेनलेस रूट कैनाल आ चुका है, लेज़र रूट कैनाल आ चुका है।
आपका सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आ चुका है, यानी आप पहली बार गए उसी दिन आपका रूट कैनाल ये मेरे लिए खत्म हो नई गया। बात है कि सिंगल सिटिंग आ चुका है, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ भी डेंटिस्ट को कंसल्ट किया है या सुना है लोगों का, तो कम से कम 3-4 सिटिंग तो वो एडवाइस करते ही हैं कि आपको आना पड़ेगा और फिर ठीक होगा। तो मतलब आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी एडवांस है, आपसे बात करके ये पता चल रहा है। और लोगों को जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, क्योंकि आजकल दांत बहुत सेंसिटिव चीज़ हो गए हैं, जो मुझे समझ में आता है। पहले जैसा नहीं है कि आपने ध्यान नहीं दिया, वो चल रहे हैं सालों साल। अब ऐसा नहीं है, शायद हमारा खाना पीने की वजह से ही। और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, वो हमको तुरंत बंद करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ओके, सो जैसा हमने शुरू किया था कि दांतों पे सेंसिटिविटी एसिडिक की वजह से होती है, तो जो भी एसिड रिलेटेड फूड्स होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं, हम अगर पूरा तरीके से बंद ना कर पा रहे हैं तो भी कम तो करना चाहिए हमको, रेगुलर इंटरवल में उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसा खान पान जो हमारे दांतों को, बिकॉज हम ओकेजनली बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं कि फॉर अ टाइमिंग हो रहा है, बट दैट इज़ अगेन अ रॉन्ग इंडिकेशन। दूसरा होता है एक जो हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मतलब जब हम जिस प्रोफेशन में होते हैं उसमें हम हमारे दांतों को कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर एक टेलर है तो वो अपने दांतों से थ्रेड भी कट कर रहा होता है, सो दैट अगेन हार्म टूथ। अगर कॉबलर है वो अपने लाइक टूथ से बहुत सारी चीज़ें, सेम विद डिफरेंट, यस, सेम विद डिफरेंट फील्ड्स, जहाँ जहाँ के ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें वो लोग अपने दांतों से उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो काम नहीं है, तो वो बहुत हार्म देता है, बिकॉज हमारे टूथ के इनामल को लॉस कर रहा होता है। सो खान पान पे हमें ध्यान देना है, हमारे प्रोफेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह में बदबू आने का कारण या जो लाइफस्टाइल को चेंज करने का कारण है। जैसे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा प्रोफेशन है ऐसा जिसमें मुझे टबैको खाना ही पड़ता है, या मेरा प्रोफेशन है ऐसा जिसमें मुझे स्मोकिंग करना ही पड़ता है। सो दीज आर दी बैड हैबिट्स विच वी हैव क्रिएटेड बाय ओन, and we are just saying कि because of my profession we are doing. So I think these are the like hazards for dental problem. True. बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों को भी आजकल कैविटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो लोग बोलते हैं चॉकलेट मत खाओ और ये मत करो इस वजह से। आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए? ओके, सो इसमें तो मैं आपसे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जहाँ तक आप इनको भेजें, मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत देश की गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन का हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर हमारी हेल्प होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत देश से कैविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। क्यों ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला संपर्क होता है गायनेकोलॉजिस्ट का। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक का समय, उस समय में अगर मदर अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करती है और डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाकर वो अपनी टीथ की क्लीनिंग कराती है, सो वो आने वाले बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी दूर कर पा रही है। अच्छा। सो वहाँ से हमारी डेंटल इश्यूज़ को रिकवर और रेमेडियल करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अब पीडियाट्रिशियन का रोल, जैसे ही बच्चे का जन्म हो रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन मिलकर अगर ये सलाह दें कि आपके बच्चे के जन्म के समय से ही उसी दिन से आपके बच्चे की ओरल कैविटी क्लीन होनी चाहिए। ओके। कैसे कर सकते हैं? हमारे घर में सूती कपड़ा होता है, अगर हमको लगता है बाहर से कुछ लेना है, मेडिकल पे गॉज मिलते हैं, सो उनको आप रैप करो हाथ में, उनको आप जो उनका पूरा का पूरा आर्च है उसको क्लीन करो, पैलेटल एरिया है यानी तालू है, नीचे का हिस्सा है, तो बच्चे के दांत आने के पहले से आप पूरा क्लीनिंग कर रहे हो। क्या क्लीन कर रहे हैं हम? जो दूध के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज जब टूथबर्ड्स आते हैं हमारे बच्चे का दांत दूध का और परमानेंट वॉर्म में बन चुका है, वो सिर्फ आएगा, जस्ट लाइक ग्रोथ, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेकर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके दांत का इरप्शन होता जाएगा। सो अगर हम पहले दिन से हमारे बच्चे की केयर कर रहे हैं, हमारी पूरी डेंटिस्ट्री में एज वाइज पेरेंट्स और बच्चे का टूथ ब्रशिंग हैबिट्स हैं। उसमें बताया जाता है कि आप बच्चे को लैप पे रखिए जब वो छोटे हैं, सो मदर हेड पकड़ेगी, अगर वो ब्रश कराना चाहती है फादर पैर पकड़ेगा। सो ऐसी पूरी अवस्थाएं हैं जिसमें ब्रशिंग कराना सिखाया जाता है कि बच्चा जन्म से फिंगर ब्रश यूज़ कराना है, आपको जो आजकल यू शेप ब्रश आ गए हैं वो देने हैं। 3 साल तक पेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, बिना पेस्ट के आप ब्रश कराइए बच्चे का।
जिससे टीथ पे चिपका हुआ हर चीज़ निकल जाए। अगर हम हर बार ब्रश नहीं करा सकते हैं तो बच्चे को पानी पिला दीजिए, इजी। नाइट में फीडिंग करा रहे हैं, हम नहीं करा सकते बिकॉज मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मेरे पास 1.5 साल के बच्चे के पूरे दांत खराब, इस अवस्था में भी लोग आते हैं। उस अवस्था में जब बच्चे को ये समझ ही नहीं है कि ये कौन है, हम उसके लिए एक भूत होते हैं, एक घोस्ट होते हैं, बिकॉज उसको लगता है कहाँ पेरेंट्स मेरे लेके आ गए हैं। अगर हमारे माता पिता ये चीज़ पे ध्यान दें कि उस समय से लेकर वो क्लीनिंग हैबिट रखेंगे तो कैविटीज़ के चांसेस नहीं है। फिर बच्चे का जब जन्म होता है, आइडियल जो बैड हैबिट्स स्टार्ट होती हैं वो घर से ही होती है ना। सो हमें अनडाउटेडली थोड़ा तो हेल्दी फूड हैबिट्स को ध्यान रखना है। आजकल हर एजुकेशन में बताया जाता है, हर फ़ोन वीडियोज़ में बताया जाता है। तो हेल्दी फूड हैबिट्स एक साइकिल बनाई है कि वीक में मैं 1 दिन दूंगी। सपोज आपको इंट्रोड्यूस भी करना है तो उसमें क्या होगा, बच्चे को एक चीज़ पता चल गई कि मेरे यहाँ का ये वे ऑफ गिविंग है। सो आपने संडे बना लिया, एनी डे बना लिया, उसके साथ जब भी वो कुछ खाएं, इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ चॉकलेट, चिप्स, एनीथिंग लाइक जो भी ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो अगर वो खाते हैं तो उनको बोलिए कुल्ला करें। ब्रश कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुल्ला करें। कुल्ला करने में भी बच्चे नखरे कर रहे हैं तो पानी तो पी सकते हैं। बिल्कुल। दांतों पे कुछ चिपकेगा नहीं, कैविटीज़ नहीं होंगी। कैविटीज़ नहीं होंगी तो बच्चे को एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ का जो लाइक भारत का लोग हैं वो समझते हैं कि डॉक्टर के यहाँ सिर्फ तभी जाया जाता है जब दांत में दर्द होगा या दांत में कैविटीज़ होंगी। सो आइडियली कहा जाता है बच्चे के पहले दांत आने पे या फिर बच्चे के पहले बर्थडे पे आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि बच्चों के दांतों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिससे कि बच्चों के दांतों का जो मैं आज आपको बता रही हूँ सेम गाइडेंस वो आपको देंगे, ब्रश करना सिखाएंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है कि कैविटीज़ ना हो, वो सब बताते हैं। सो इससे हम जब नौनिहालों के दांतों को ठीक रखेंगे और ब्रशिंग इम्प्रूव रखेंगे, कभी भी उनको कोई खतरा होना ही नहीं है। ये तो लेकिन मुझे आपसे ही आज सुनने में ये चीज़ें पता चल रही हैं कि आप डेंटिस्ट के यहाँ जब भी जाएंगे, जब आपको ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि पेन हो, आपको एक रेगुलर अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ करने के लिए भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। और ये जो हमारे सब मिथ हैं वो ऐसे ही टूटते हैं जब लोग लोगों से बात करते हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आपसे अच्छा तो ये कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक डेंटिस्ट हैं तो दांतों के बारे में तो सबसे ज़्यादा जानकारी आपके पास ही है। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेंटिस्ट के पास ऐसे ही जाएं, बात करने के लिए जाएं, अपनी हेल्थ के लिए जाएं। ज़रूरी नहीं है जब पेन हो तब जाएं। आपके जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो भी डेंटिस्ट हैं, तो आप दोनों आपस में समय का सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, बच्चों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? मुझे लगता है इसमें मुझे अपनी पूरी टीम को इस बात का श्रेय देना चाहिए, क्योंकि जब आपके साथी बहुत अच्छे होते हैं ना तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। सो डेनेशिया की टीम बहुत अच्छी है। हमारे साथ जुड़े हुए लोग 2011, मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे आने से पहले कई ऐसे लोग हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब ने अपना जो फर्स्ट सेटअप स्टार्ट किया था वो किया था 2007 में, 7-8 में। सो लॉन्ग बैक स्टोरी। बहुत। और हम यहाँ पे पास में एक राजगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे अभी भी हमारे 3 सेंटर रन हो रहे हैं, जहाँ से सर ने अपनी शुरुआत की थी 2007 में। तो तब से जो लोग जुड़े थे वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो टीम के बिना हम, लाइक मी और मेरे हस्बैंड, या हम फैमिली टाइम की बात करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो सेंटर्स है सारे मंडे टू संडे वर्क होते हैं। अच्छा। संडे को भी फुल टाइम, मंडे को भी सुबह 9 बजे सेंटर शुरू होते हैं और रात को 10-11 बजे तक जो सेंटर टाइमिंग है वो चलते हैं। और सारे सेंटर फुल्ली इक्विप्ड होने के साथ, बिकॉज गुड टीम है तो वो प्रॉपर्ली रनिंग हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। और ये भी एक सरप्राइजिंगली नई बात है कि संडे को भी आपका सेंटर खुला रहता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोगों को जब डॉक्टर के पास जाना होता है उस दिन डॉक्टर ही छुट्टी पे होते हैं संडे के दिन, तो लोग फिर उसको टाल देते हैं। स्पेशली दांतों की प्रॉब्लम हुई थोड़ा बहुत और कहीं दर्द हुआ तो हम सोचते हैं अरे ठीक है फिर किसी दिन चले जाएंगे, और फिर वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं शायद इसी वजह से। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ अपने घर में भी, मेरे लोगों को घर में कुछ लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो क्या हमारे दांतों का कनेक्शन हार्ट से भी होता है? यस, बिल्कुल होता है। अगर हमारे दांत में दर्द हुआ और दांत का दर्द और हाथ से दर्द आ रहा है, सो इट इज़ डायरेक्ट रिलेटेड टू दी कार्डियक इश्यूज। हमने एक केस देखा था, आज से ध्यान है 2012 का केस था। हमारे इन हाउस एक डॉक्टर थी,
उनके फादर इन लॉ को डेंटल इश्यूज हुए। अच्छा। स्वयं देख रही थी, आता है काम, खुद कर रहे हैं, करने के दौरान उनको कुछ अनयूजुअल लगा। सो क्योंकि आप डेंटिस्ट हो, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेंटिस्ट ही डेफिनेटली हो सकता है, बट वापस आपको देखना सब कुछ पड़ता है। सो आपको किडनी, लिवर, हार्ट, डायबिटीज, एवरीथिंग वी आर टेकिंग इन अ मेडिकल हिस्ट्री। बट क्योंकि घर के पर्सन थे, सो सब पता होता है। उनने भी वही किया, जो टूथेक था उसको ट्रीट करना शुरू किया। इन मीनवाइल शी इज नोटिसिंग कि यार मैंने तो अच्छे से इलाज किया लेकिन फिर भी दर्द नहीं जा रहा है। ओके। सेम डे उनने प्रशांत सर को, मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रशांत से बात करी कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। सर ने इमीडिएटली रेफ़र किया कार्डियोलॉजिस्ट को। 2012 की बात है। एंड आप आश्चर्य करेंगे कि उनकी तुरंत एंजियोग्राफी की गई, तुरंत बाईपास किया गया एंड सिचुएशन वाज टू क्रिटिकल। सो इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री, जो कि अगर आपके दांत में दर्द है तो वो सिर्फ दांत का दर्द नहीं है, वो कार्डियक पेन भी हो सकता है। अगर आपके मसूड़े में प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मसूड़े में नहीं, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। अगर आप दांत की दर्द के लिए कोई दवाई ले रहे हैं और आपकी लिवर कमज़ोर है तो लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आपकी कोई दवाई ले रहे हैं, आपका किडनी प्रॉब्लम चल रहा है तो किडनी पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो डेंटिस्ट केवल डेंटिस्ट नहीं है, वो आपकी मेडिकल हेल्थ को भी देखकर और ध्यान रखकर इलाज करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ भी है और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था कि मुझे ये पूछना है आपसे कि अगर दांतों में दर्द है तो उसका कनेक्शन क्या हार्ट से होता है। अगर हम दांतों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल भी हमें उस टाइम पे चेक करवाना पड़ता है? आइडियली करना चाहिए। देखिए, अब इलाज की बात मैं करूँ तो अब तो सारे एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हम अपने आप के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के केसेस, यानी कि जिनके मुंह में दांत एक है या एक भी नहीं है, यानी कुछ दांत मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि परमानेंट रिप्लेसमेंट उन दांतों का, तो उनको हम करते हैं इम्प्लांट के द्वारा। इम्प्लांट क्या होता है, जब भी मसूड़े में कोई दांत या टुकड़ा मौजूद हो या वो कमज़ोर हो चुका हो दांत और जिसे किसी कारणवश निकालना पड़े, उस जगह पे अगर हमें कोई स्क्रू, जिसे निकल टाइटेनियम का बना हुआ स्क्रू, उसमें हम इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं जिसे दांत बोलते हैं। तो ये 2 स्टेज प्रोसीजर होता है। सो ऐसा करवाने के लिए हमारे पास पेशेंट बाहर से आते हैं, जिसमें हम विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में हम लोगों के फुल माउथ उनको खाना खाने के लिए दांत दे देते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगेन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई भी पर्सन आएगा उसके दांत तुरंत मिल जाएंगे। वो आने वाले समय में दाल बाटी गन्ना सब खा सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। अब वो जो पेशेंट आते हैं वो कोई भी एज हो सकते हैं, यानी 30 साल से लेकर 100 साल के बीच में कोई भी एज होगी। उन लोगों को हमें नहीं पता क्या बीमारी है। सो डायबिटीज़ चेक करना, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना, अगर वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री दे रहे हैं तो उसके अनुरूप दवाई देना। डायबिटीज़ का जो बेसिक रेंज है, देखिए 2 प्रकार के इम्प्लांट अभी हो रहे हैं। एक होता है जिसमें हम ऑस्टियो इंटीग्रेट करते हैं, मतलब 3 महीने 4 महीने के लिए उनको बोलते हैं कि वो हड्डी में जाके बैठेगा, फिर हम दांत लगाएंगे। तो ऐसा इम्प्लांट जो होता है उसमें हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग बहुत प्रिसाइजली देखनी पड़ती है। और अगर वो मीट आउट होती है तभी हम इम्प्लांट कर सकते हैं। पर दूसरा जो इम्प्लांट है जिसमें कि हम बेजल इम्प्लांट करते हैं, उसमें हमारी जो हड्डी है, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, हम उसमें इम्प्लांट लगाते हैं। तो ये इम्प्लांट बड़े बड़े इम्प्लांट होते हैं। वो हमारी हड्डी में जाके अच्छे से रुक जाते हैं, जिसको हम 24 घंटे में कर सकते हैं। उस केस में हमें, अगर पर्सन कार्डियक इशू भी लेके आया है तो हमें एज सच प्रॉब्लम नहीं होती। हम किसी भी अवस्था में उस पेशेंट का तुरंत भी इलाज कर सकते हैं। बट येस, उस समय में हमें उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हमें अगर लगता है पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने हैं, कोई ब्लड टेस्ट कराना है, ब्लड प्रोफाइल चेक करनी है, वो सब हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट देखकर करवाते हैं। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। विजडम टूथ आजकल जिनका निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब पहले का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर आजकल बहुत, मतलब उनका शेप भी खराब हो जाता है, कभी मतलब कहीं ऐसी जगह भी है कि अंदर लगने लग जाते हैं वो लोगों को। तो इसके लिए लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो? चलिए थोड़ा दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे बच्चों के जो दांत होते हैं, जब बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं तो कुल दांत 2.5-3 साल तक 20 दांत आते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा बच्चा और बड़ा होता है, ये 2.5 से 3 साल हो गया, जब बच्चा 12-13 साल का आएगा, इस बीच में मिक्स डेंटिशन होता है, यानी दूध के दांत मौजूद हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, और परमानेंट आना शुरू होते हैं जो 6 साल में शुरू होते हैं। अब वो चलते चलते 13 साल आ गया। इस बीच में हमारे
दूध के दांत गिरने लगते हैं परमानेंट, 13 से 15 साल तक यूजुअली लोगों के आ जाते हैं जी। अब टोटल दांत कितने हो गए? 28। अब बचे हमारे 4 दांत जिनको हम बोलते हैं विजडम टूथ, जो कि मिला के हम 32 दांत जिनको कहते हैं, ठीक है। सो जो आखिरी दाढ़ है जिसको अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 में आ जाए, 18 में आ जाए, वो हो सकता है 30 में आए, हो सकता है 50 तक ना आए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जब भी विजडम टूथ आता है, हमारे जॉ में कितनी जगह है, यानी हमारा जबड़ा जो है वहाँ दांत किस पोजीशन में है, उसके पास कितनी जगह मौजूद है, उसके बेसिस पे अक्कल दाढ़ आती है। अगर जगह सीधे खड़े होने की है तो सीधा आएगा, अगर जॉ में जगह लेटने की है तो वो लेटा आएगा, और नीचे है तो और नीचे आएगा, अगर और भी नहीं है तो उल्टा आ जाएगा। कंप्लीट लोग ऐसे भी आता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसी को सीधा होने पे भी ऊपर का और नीचे का जो जॉ होता है, जैसे TMJ बोलते हैं, जिस पे हमारे नीचे के दांत बैठे होते हैं, उसमें या ऊपर के जहाँ पे दांत है वहाँ पे अगर हड्डी जॉ के साथ है तो भी कई बार दांत इरप्ट नहीं होता है। सो इन सारी अवस्था में विजडम टूथ को निकालने की सलाह दी जाती है। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है, वो दिखाने आए और कोई ऐसा इलाज करा रहे हैं, जैसे हम ब्रेसेस का इलाज करते हैं उस समय में, ये अलाइनर्स आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, ऐसी किसी अवस्था में आए, दर्द लेकर आए, कोई परेशानी के साथ आए, कैविटी हो गई है क्योंकि पीछे की जगह है वहाँ सफाई नहीं हो रही है, सो ऐसी अवस्था में आते हैं तो उनके उन दांतों को निकालने की सलाह देते हैं। पर आपने एक पॉइंट बोला था कि बहुत लोगों को दर्द होता है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए जो हमारा डेनेशिया का या डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी सर का है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि विजडम टूथ निकल गया है। सो इट इज़ सो सिंपलर, पेनलेस, आप आराम से अगले दिन का अपना ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, अपने कॉलेज का एग्जाम अटेंड कर सकते हैं और अब निश्चिंत होकर अपनी दाढ़ को निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको अगर दांतों में पेन है तो प्लीज़ मैम को विजिट कीजिए और डेनेशिया में जाइए और वहाँ अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराइए। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि उन्हें पेन, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ों का सामना कम से कम करना पड़े? ओके, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की आप लोगों को समझाने की। जैसा मैंने कहा, बचपन से मैं 100 ईयर्स की पूरी बात कर रही हूँ। बचपन से अपने बच्चे के मसूड़े की हेल्थ ध्यान रखिए, टीथ पे हमेशा ब्रश करवाइए, कोशिश कीजिए कि अगर हम कर सकते हैं तो महीने में एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डेज़ में हल्का गुनगुना पानी गर्म करें, उसमें नमक डालें, उससे कुल्ले करें, उससे हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। दांतों पे 2 बार ब्रश करना। बच्चे हैं तो राइस ग्रेन यानी चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट लें। 3 साल से छोटे बच्चे को टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं है। नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट मौजूद है मार्केट में, उस तरह के आप टूथपेस्ट उपयोग कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है, राइस ग्रीन टूथपेस्ट लीजिए। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो आपको उसको थोड़ा बड़ा करते जाना है और हमारी एज आते आते तक उसे पी साइज़, मटर के दाने के बराबर हमें पेस्ट यूज़ करना चाहिए, ना कि वो ब्रश के बराबर पेस्ट। और जो ब्रश आप उपयोग कर रहे हैं वो जितना सॉफ्ट, बिकॉज़ अब तो बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, सिर्फ पुरानी वाली कंपनी नहीं बची हैं, बहुत सारी मार्केट में कंपनीज़ हैं जिन कंपनियों के आप ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। उनके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत महीन है और बहुत पास है। आपको कैसे सिलेक्ट करना है ब्रश, अगर आपके ब्रिसल्स दूर दूर हैं, ये नायलॉन के थे जब बने थे, अब नायलॉन से वो कन्वर्ट होके बहुत अच्छे आ गए हैं। सो टेक दैट। वो हेयरी ब्रश होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपके ब्रश आपके टीथ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर आप अच्छे से रिंसिंग कीजिए, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, हर बार ब्रश पॉसिबल नहीं है, कुल्ला कीजिए। कुल्ला नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह है तो पानी पी लीजिए। सो अगर आप ये बेसिक हैबिट फॉलो करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी। एक अच्छे डेंटिस्ट के संपर्क में रहिए, क्योंकि अगर 1 साल में आप बेसिक फॉलोअप कराते हैं, बेसिक चेकअप कराते हैं, तो जो कैविटीज़ बढ़ेंगी उनको पहले कंट्रोल कर लेंगे। यानी आप अगर सिर्फ दांतों की सफाई करा के रखेंगे तो डॉक्टर देखेगा कि छोटा सा कैविटी, आप फिलिंग करा लीजिए। हो सकता है कैविटी भी ना हो अगर आप क्लीनिंग अच्छे से, बिकॉज हमने बहुत पेशेंट देखे हैं जो एवरी ईयर हमारे पास आते हैं और उनके धीरे धीरे करके ना जो भी था प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो गया, अब वो सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं। सो ईयर्स एंड ईयर्स में ना उनके कोई दांत गिरे, ना रूट कैनाल कराया, ना उनको स्केलिंग करानी पड़ रही है सच, ना ही पायरिया हो रहा है। सो अगर आप बचपन से ध्यान दे रहे हैं, बेसिक ब्रशिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, अच्छा टूथपेस्ट ले रहे हैं जिसको आप इंटरवल में चेंज कर रहे हैं, और रेगुलर अगर इंटरवल में
आप नमक के पानी के कुल्ले कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ मच नीडेड एंड एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। ओके, थैंक यू सो मच। आपने ये जो हमें कि भाई आप अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने समय दिया हमें और इतनी अच्छी बातें बताई कि आगे हम अपने दांतों का ख्याल रखें। और दर्शक भी, मैं समझती हूँ कि आपसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखी ही होंगी उनने। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच रीता मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके। जन जन जागरण यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, आपने इतने बिजी अपने स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और क्या, यही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।